नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात केटीएचएम कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा FY बीकॉम, सेमेस्टर द्वितीय। आज हम कथा साहित्य में आने वाली तीसरी कहानी देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चे का सपना और लेखक है शेखर जोशी। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए सर्वप्रथम हम शेखर जोशी इनका परिचय कराते हैं। उसके बाद बच्चे का सपना यह कहानी देखेंगे। शेखर जोशी का जीवन परिचय इस प्रकार से रहा है। कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले सुपरिचित रचनाकार शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर सन 1932 को अल्मोड़ा जनपद उत्तर प्रदेश के ओलिया गांव में हुआ। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग में EME अप्रेंटिसशिप के लिए उनका चयन हो गया। सन 1955 से 1986 तक इलाहाबाद में एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में वह कार्यरत रहे। तत्पश्चात स्वैच्छिक रूप से पद त्याग कर संप्रति स्वतंत्र लेखन करने लगे। सन 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार एक पेड़ की याद शब्द चित्र संकलन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 से सम्मानित। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषाओं में कुछ कहानियों का अनुवाद देवेंद्र राज अंकुर द्वारा रविंद्रालय लखनऊ में 4 कहानियों का मंचन, दाज्जू नामक कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां इस प्रकार है। कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, सात के लोग, हलवाह, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार है। शब्द चित्र संग्रह है एक पेड़ की याद। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में अपना अनमोल योगदान देने वाले शेखर जोशी जी द्वारा लिखित बच्चे का सपना यह कहानी आज हम देखने वाले हैं। देखते देखते हैं बच्चे का सपना कहानी भाग 1। मैं उसके मासूम चेहरे पर सुखद आश्चर्य की चमक देखना चाहता था। बहुत दिनों से संजोई हुई एक इच्छा की पूर्ति, एक लगभग असामान्य सी वस्तु की प्राप्ति का संतोष। हाँ, मेरी जैसी स्थिति में उसके लिए यह मामूली चीज भी लगभग असामान्य ही थी। शायद आपको यकीन न हो, पर उसका उद्घाटन पूरे रहस्यात्मक और नाटकीय रूप में करने का इरादा लेकर मैं चला। मेरी योजना थी, पहले मैं इस उपहार के बारे में उससे पहले पूछकर जानने का प्रयत्न करूंगा कि वह क्या चीज हो सकती है जिसकी उसे बहुत दिनों से इच्छा थी। उत्तर में शायद वह अपनी उन तमाम चीजों का जिक्र करती जो उसके लिए स्वप्न बनी रही हो। शायद वो उन सभी चीजों के नाम न गिनाकर केवल उन चीजों के नाम गिनती जिन्हें वह अपनी भूली समझ के अनुसार मेरी सामर्थ्य सीमा में समझती हो। यदि पहली के पहले चरण में कुछ ठीक उत्तर न दे पाई, तो मैं उसे उस उपहार का पहला अक्षर सूत्र रूप में बता दूंगा और फिर आकार प्रकार। कहीं न कहीं उसकी कल्पना सही उत्तर खोज लेंगी और तब मैं अपने झोल से निकालकर उपहार उसे दे दूंगा और वह तिलक कर उसे ले लेगी। यह योजना मैंने कैंटीन में सामान खरीदते वक्त बनाई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
शाम को स्टेशन से साइकिल के अड्डे तक और वहां से फिर घर तक मैं अपनी कुछ दूसरी ही मानसिक उलझनों में खोया खोया सा चलता रहा। ऐन घर के पास पहुंचकर जब वह मुझे अपने स्कूल की पोशाक में पीठ पर बोझिला बस्ता लटकाए दिखाई दी, तो मुझे एकाएक भोले का ख्याल आया था और मैं लगभग घबरा गया। महीने के प्रारंभ में ही यह भारी चोट लग गई थी। मेरा घबराना स्वाभाविक था। मुझे देखकर वह निकट आ गई थी। मैं साइकिल से उतरकर उसके साथ साथ घर की ओर चलता रहा। शायद उसे मेरी उदासीनता खल गई थी। इस कारण उसने हमेशा की तरह साइकिल पर बैठने की जिद नहीं की। महीने के शुरू में कैंटीन में भीड़ अधिक रहती है, लेकिन खुले बाजार की अपेक्षा 4 पैसे की बचत के लिहाज से मैंने देर तक लाइन में प्रतीक्षा करने के बाद प्राय सभी आवश्यक चीजें ले ली थी। पुराने पैंट से काटकर बनाया गया झोला वनस्पति घी के डिब्बे का भार शायद झेल न सके, यह सोचकर मैंने उसे अलग से रख दिया था और तमाम चीजें जैसे नहाने और कपड़े धोने का साबुन, दंत मंजन, पेस्ट, लड़कियों की बनियाने, ब्लेड का पैकेट और दूसरी छोटी मोटी जरूरत की चीजें झोले में भर ली थी। उन्हीं के साथ इतने चाव से उसके लिए लिया हुआ वह ट्रॉफी का पैकेट भी था, जो शायद ठीक वैसा ही रहा होगा जैसा उसने अपने किसी सहेली के जन्मदिन पर उसके उपहारों में देखा था। भरा पूरा चमचमाता, उसमें कभी कभार मिल जाने वाली एक दो नहीं, सैकड़ों ट्रॉफियां रही होगी। मेरा चेहरा शायद उसकी माँ ने पढ़ लिया था। औरतों में खास तौर पर जिनकी छोटी मोटी गलतियां आप अक्सर खोज खोज कर निकालते रहते हैं, इस बात की नैसर्गिक प्रतिभा होती है कि वह आपकी किसी बड़ी गलती को, जिसे आप लाख छिपाने की कोशिश करें, तत्काल पकड़ लेती है। अपनी उदासी का कारण छिपाने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी, बल्कि मैं चाहता था कि उसकी राय से इसका कोई समाधान ढूंढा जाए। मुझे जैसे किसी सहारे की जरूरत थी। छोड़ो, अब चिंता करके क्या होता है, पत्नी ने सहारा दिया, जैसे उस चोट को अपने शब्दों की नरमी से सहला दिया हो। मैं उसकी सहानुभूति का मन ही मन आभार मानकर भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि आर्थिक तंगी की इस स्थिति में यह चोट उधर भी इतनी ही पीड़ा दे रही होगी। इस बेचारी के लिए आज मैं पहली बार ट्रॉफी का डिब्बा लेकर आया था और आज ही अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। पापा, कहीं साइकिल के अड्डे पर तो नहीं छूट गया? वह अब उत्सुक हो उठी। नहीं बेटा, ट्रेन में ही रह गया। ट्रेन से उतरते समय मैं रोज की तरह अखबार हाथ में लेकर उतर गया था। मुझे ठीक ठीक याद है, और पूरे डिब्बे में मैं अकेला ही यात्री था। मैंने कहा, रेल तो अब चली गई होगी, उसने फिर कहा, और साहब की पत्नी की आंख में भी जैसे यही प्रश्न कौन गया। ट्रेन कहा जाएगा, वह तो लोकल है, लेकिन अब तक क्या वहां धरा होगा? मेरे स्वर में थोड़ी झल्लाहट आ गई थी। उसकी जीद और पत्नी का समर्थन था कि मैं उसके साथ लेकर फिर स्टेशन पर आ पहुंचा। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं उतरा था वही अब ट्रेन नहीं थी। अपने अनुभव के आधार पर मैंने दूर यार्ड की ओर नजर दौड़ाई। बिना इंजन के कई डिब्बों की कतारें अलग अलग पटरियों पर लगी हुई थी। उन सब कतारों में अपनी लोकल ट्रेन को पहचान पाना बहुत आसान नहीं था,
लेकिन अब वहां तक लौट आने के बाद थोड़े से प्रयत्न के लिए मुंह मोड़ना मुझे भी अच्छा नहीं लगा और बच्चे का हाथ पकड़कर पटरी पटरी चलते हुए यार्ड में पहुंच गया। पुराने डिब्बों से जोड़ तोड़ कर बनाई गई लोकल ट्रेन पहचानने में तो विशेष दिक्कत नहीं आई, लेकिन यह निश्चित कर पाना मेरे लिए कठिन था कि वह कौन सा डिब्बा था जिसमें मैंने सांझ को यात्रा की थी। बारी बारी से हम प्रत्येक डिब्बे में घुसकर अपनी आंखों से प्रत्येक सीट पर नीचे ऊपर देखकर थके हारे लौट आए। प्लेटफॉर्म में वापस लौटने पर देखा 5-6 मैले कुचले छोकरे फटे अधफटे ताशों की जोड़ी लेकर खेल में जुटे हैं। एक बच्चे ने बीड़ी सुलगाकर लंबा कश लिया और अपनी गालों को फुलाकर धुएं के गोल छल्ले हवा में तैरा दिए। बच्ची ने खुश होकर मेरी ओर देखा जैसे उस छोटे लड़के का कौतुक देखकर वह उसकी सराहना कर रही हो। उसके पैर धीमे चलने लगे और मैं भी अनजाने ही वहां रुक गया। शायद बच्चे की प्रशंसात्मक दृष्टि का असर था या फिर अपनी ही मौज थी कि बारी बारी से सभी ने बीड़ी का वह खेल खेलने की कोशिश की। कुछ सफल रहे, कुछ केवल इंजन की तरह मुंह से धुआं निकाल रहे गए। अपने ताश के खेल में वे फिर मग्न हो गए। अपने फटे चिथड़ों, कालिक पुते हाथ पैरों और झंखाड़ बालों के बावजूद उनमें से प्रत्येक खिलाड़ी शिकारी की सी मुद्रा में बैठा था और हर दांव पर जीवट से लड़ने का भाव उसके चेहरे पर तैर जाता था। अभी हम खड़े ही थे कि एक गाड़ी झुक झुक करके सामने आ पहुंची। लड़कों का खेल एकाएक बंद हो गया और सब दौड़कर चलती गाड़ी में अलग अलग डिब्बों में जाकर चढ़ गए। कहानी का प्रथम अंश यहाँ पर समाप्त होता है। हम कहानी का दूसरा अंश देखते हैं।